नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज प्रधानमंत्री की पार्टी ने एक साथ 4 घंटों में 2 नेताओं पर हमला किया। एक पाकिस्तान के नेता थे, एक हिंदुस्तान के। एक राहुल गांधी हैं और दूसरे का नाम है बिलावल भुट्टो। राहुल 52 साल के हैं, बिलावल सिर्फ 34 साल के हैं। दोनों ही खानदानी नेता हैं। एक के परनाना देश के प्रधानमंत्री रहे, दूसरे के नाना प्रधानमंत्री रहे। अब बीजेपी खुलकर कह रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जानबूझकर 2-2 फ्रंट खोले गए हैं। बीजेपी यहां तक कह रही है कि कुछ तो है कि एक ही दिन में राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो दोनों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। आरोप तो यहां तक लगाया जा रहा है कि प्री प्लान तरीके से चीन का मसला एक आदमी उठा करके लाया और दूसरा पाकिस्तान का मसला उठाकर लाया। तो क्या सब कुछ फिक्स हुआ? क्या यह मोदी के खिलाफ कोई नया एक्सपेरिमेंट है या फिर देश और दुनिया भर में प्रधानमंत्री के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है? आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी की फुल इनसाइड डिटेल दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। तो क्या मोदी को कमजोर दिखाने के लिए राहुल झूठ बोलते हैं, सेना का अपमान करते हैं? भारत के उन 72 जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, और ये पहली बार नहीं हुआ है। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। क्या राहुल चाइनीज एजेंडे को बढ़ावा देते हैं, इंडिया को कमतर बताते हैं? राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया। यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। चीन से प्रेम, पाकिस्तान से प्रेम। क्या राहुल खेल रहे हैं मोदी के खिलाफ कोई और ही गेम? राहुल गांधी वही भाषा बोलते जो पाकिस्तान बोलता, जो बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं। आपकी भाषा पाकिस्तान और चीन बोलता, चीन और पाकिस्तान की भाषा आप बोलते। आप भारत के विपक्ष के नेता हैं या पाकिस्तान और चीन के हिमायती हैं? क्या राहुल सच में पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? LAC पर चीन का ही पावर पैक्ड प्रमोशन कर रहे हैं। चीन को ये कहना पड़ता है कि हम उनकी सीमा में नहीं आई, वो हमारी सीमा में आके उन्होंने हमारे साथ विवाद किया, ये चीन को कहना पड़ता है। इसलिए राहुल गांधी जी जरा इतिहास पढ़िए और उसके बाद बोलिए। बैटल लाइन ड्रॉ हो चुकी है। राहुल पर कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो गई है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना विरोधी बयान के बाद राहुल पर चौतरफा हमला हो रहा है। भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, एक बात और याद रखिएगा, ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। तो ऐसा क्यों है कि भारतीयों की छाती 56 इंच की हो जाती है? दर्द होता है तो हमारे दुश्मन देश को और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। अब ये खुल्लम खुल्ला टॉप की लड़ाई हो चुकी है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी मैदान में है, पीछे हटने का सवाल नहीं है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी दो हाथ करने के लिए तैयार बैठी है। चाइना पर चर्चा का नया टेप बजाया गया। कांग्रेस के हर हैंडल से इसी टेक्स्ट को घुमाया गया। तो क्या मोदी विरोधी PLA एजेंट्स की चीन से कोई गुप्त सेटिंग है? और क्या इसलिए मोदी पर राहुल और कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना अटैकिंग है? पहले LAC की क्लियर पिक्चर देखिए। किरण रिजिजू ने तस्वीर शेयर की है। रक्षा मंत्री ने भी तो यही कहा कि पहले गलवान से भगाया, अब तवांग से चीनियों को दौड़ाया। यानी भारत की सेना पिट नहीं रही, चीनियों की अच्छी खासी मरम्मत कर रही है। सरकार सोई नहीं, जगी हुई है। 14 के बाद कोई जमीन छीनी नहीं गई। चाइनीज पीछे जा चुके हैं, वापस लौटने की हिम्मत नहीं है। चाहे गलवान हो तो तवांग,
हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। हर समय राजनीति में किसी के इंटेंशन पर संदेह करना क्यों इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। कोई हेड ऑफ स्टेट यह कह देता है कि योर प्राइम मिनिस्टर इज कमांडिंग वेरी हाई रेपुटेशन एमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो यह सुनते ही हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। पहले भारत कुछ बोलता था तो इंटरनेशनल फोरम पर उसकी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था, ध्यान से लोग नहीं सुनते थे, सुनते भी थे तो इस काम से सुना, इस काम से निकाल दिया। लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर और कान पकड़कर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बड़ी है। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अब मोदी सेना को फ्री हैंड देते हैं तो दुश्मन भी पीछे हटता है, दुनिया भी हिंदुस्तान के ही पीछे खड़ी दिखती है। तो क्या यही बात मोदी विरोधी झुंड को पचती नहीं है? चलिए इसे राहुल के सारे ट्वीट्स और ऑडियो वीडियो से समझते हैं। गलवान के बाद से राहुल की ट्विटर टाइमलाइन देख लीजिए। एक दिन नहीं ऐसा गया होगा जब राहुल ने चीन का नाम फिट करके मोदी पर अटैक नहीं किया हो। मोदी चुप क्यों है? मोदी छिपे हुए क्यों है? चीन ने हमारे सैनिकों को कैसे मार डाला? राहुल ने यह तक लिखा। चीन तो हिंदुस्तान की धरती पर रहने के लिए आ गया, मोदी भाग गया, ये तक कहा। मोदी ने सेना को कमजोर कर दिया, बार बार यही नैरेटिव फैला। यानी एक लाइन में समझें तो राहुल उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने समय समय पर दोहराई हैं, कभी ट्वीट्स में तो कभी वीडियो बनाकर। हर बार निशाने पर नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। This is absolute 100% cowardice. There is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हाँ चाइना ने ज़मीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? चाइना कह रहा है लद्दाख और अरुणाचल आपका नहीं है और उन्होंने अपनी ट्रूप्स वहां पे बैठा रखी हैं। सरकार इसको इग्नोर कर रहा है, मगर मॉडल उधर है, वो मॉडल यहां भी अप्लाई किया जा सकता है। सरकार रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। मोदी को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाओ, चीन पर बस झूठ फैलाओ, यह सिलसिला गलवान के बाद भी चला और तवांग के बाद भी चल रहा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांगत्से क्षेत्र अब पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही रिजिजू ने उसी इलाके की एक फोटो शेयर की। ट्वीट में कहीं से भी यह जिक्र नहीं था कि यह फोटो तवांग में हुई घटना के बाद की है या पहले की।
लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम इस बात से खुश नहीं है कि तवांग में इंडियन आर्म फोर्सेस फुल प्रिपेयर्ड हैं। वो बस ये ढूंढने में बिजी हो गए कि रिजिजू ने जो तस्वीर शेयर की वो 2022 की नहीं 2019 की है और इसके लिए फर्जीवाड़ा वाला टेक्स्ट चलाया जाने लगा। एक की देखा देखी दूसरा कूदा, दूसरे की देखा देखी तीसरा कूदा और इस तरह तवांग पर एक नए झूठ का प्रसारण सोशल मीडिया पर शुरू हो गया। और तो और राहुल के इंडियन आर्मी पर दिए गए बयान को भी डिफेंड करने के लिए पूरी की पूरी फौज एक्टिवेट कर दी गई। यहां पर मोदी पर ही हमले हुए। राहुल गांधी जी ने कल वो सच बयां कर दिया जिस पर पर्दा डालने की लाख कोशिशें मोदी सरकार कर रही थी। उन्होंने चीन से गहराते हुए संकट का जिक्र करते हुए यह जरूर कहा कि चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में है, चीन तैयारी करता हुआ दिख रहा है युद्ध की और मोदी सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है और सरकार के नुमाइंदे लग गए राहुल जी को अटैक करने में। 18 बार आप मिले चीनियों से, आपकी असीम मोहब्बत है चीन से, तो क्या आप चीन पर चुप इसलिए हैं क्योंकि बेपनाह मोहब्बत है या कहीं कोई और डर है? और सेना के शौर्य और पराक्रम पर मोदी जी आप और आपके गुर्गे तो पाठ बिल्कुल मत पढ़ाइएगा। मोदी विरोधी झुंड का एजेंडा प्लेन और सिंपल है, मौका है मोदी को छोड़ो मत, जो करना है करो, बस किसी तरह प्रधानमंत्री को घेर लो, राहुल को चैंपियन डिक्लेयर कर दो। राहुल गांधी से पहले पूछना चाहता हूँ, 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी? चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था? जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं और अगर किसी ने आंख उठा के हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की, अरे भैया चीन ने भी की थी, तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंका था हमारी सेना ने। हमारी सेना का अपमान न करे, केवल बातें न करे। अब भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है और कह नहीं रहे, हम कर रहे हैं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी जी का देश के वीर सैनिकों का जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में बॉर्डर पर खड़े होकर के देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, मुझे क्योंकि 20 साल तक देश की सीमाओं पर काम करने का अवसर मिला है और बार बार राहुल गांधी जी चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के समय हो, चाहे एयर स्ट्राइक के समय हो, चाहे अग्निवीर के समय हो और वर्तमान में भी जिस तरह से सैनिकों का अपमान करते हैं, मुझे लगता है कि देश के सैनिक और देश की जनता उनको इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी यात्राएं कर लें। राहुल पहले ये कहते हैं कि LAC पर चीन के जवान हमारे सैनिकों को पीटते हैं और फिर राहुल की ट्रोल आर्मी ये फैलाती है कि उनके बयान से सेना का मनोबल बढ़ा है। ये अपने आप में समझ के परे है। राहुल भी ट्वीट करके यही बताते हैं कि चीन की तैयारी पूरी है, मोदी के राज में इंडियन आर्मी की तैयारी अधूरी है। मगर क्या वाकई ऐसा ही है? सच तो यह है कि 36वां रफाल हाशिमारा एयरबेस पर पहुंच चुका है, चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। अग्नि ब्रह्मोस मिसाइलों से लेकर पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट तक, लाइट हॉवित्जर से लेकर KN वज्र तोप तक, राफेल, तेजस और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स तक LAC पर फुल तैनाती भी है, जबरदस्त तैयारी भी है। राहुल को इंडियन आर्मी पर भरोसा ना हो, मोदी पर भरोसा ना हो, कम से कम वो पाकिस्तानी आवाम की बात ही सुन ले, समझ जाएंगे कि कौन कितना पानी में है। क्या समझते हैं, इंडिया की फोर्सेस इतनी पावरफुल हो चुकी हैं? यस, इट्स ऑब्वियसली अगर वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल समझता है कि वो मार रहा है उनको। जिसकी बात की जाए वो अपने आप को सुपर पावर कहलवाने की दौड़ में है, बनाने की दौड़ में है। अगर इंडिया की फोर्सेस उन्हें दबा सकती हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर कहीं ना कहीं इंडिया भी जल्द सुपर पावर की दौड़ में आ सकता है। जी बिल्कुल, इंडिया हम वैसे भी देख रहे हैं कि एक इमर्जिंग कंट्री है और काफ़ी प्रोग्रेस इंडिया में नज़र आ रही है कि कैसे फोर्सेस आपस में झड़प रही हैं और इंडिया वाले कैसे डंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी ये देखिए, अगर हम देखें तो
ये जो वीडियो के ऊपर आपने ये वीडियो देखी है? जी जी मैंने ये देखी है, जिसमें जो इंडियन फोर्सेस है वो चाइना की जो आर्मी है उनके ऊपर जो डंडे बरसा रहे हैं। दबे दबे क्यों नजर आ रहे हैं? चाइनीज दबे दबे मतलब डरे डरे क्यों नजर आ रहे हैं? वो तो कहते हैं हम सुपर पावर हैं और हम भी उन्हें सुपर पावर, मतलब पाकिस्तान में भी ये कहा जाता है कि चाइना सुपर पावर है, इंडिया कुछ भी नहीं, तो फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? वो वीडियो को देखे तो वहाँ पे जो चाइनीज जो इंडियन फोर्सेस है वो डंडू की बरसात करते हैं उनके ऊपर, जो दूसरे फोर्सेस है चाइना की फोर्सेस है उनके ऊपर। तो इसी तरह वहाँ पे वो खामोशी अख्तियार की हुई है। उनकी तादाद भी शायद ज्यादा है और इनकी तादाद इंडिया वालों की कम है, लेकिन फिर भी किस तरीके से वो मैं देखा। क्या इस पे आप कहना चाहेंगे ये वीडियो देखने के बाद? देखिए इसमें तो ये है कि दोनों बस झड़प रहे हैं। ठीक है, नहीं मेरे आपको नहीं लगता कि झड़प से ज्यादा इंडिया वाले उन्हें पीछे को कर रहे हैं, धकेल रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि चाइनीज को वो धकेल रहे हैं, हालांकि चाइनीज की तादाद भी ज्यादा है। चाइना का एक नाम था, एशिया में कहा जाता कि चाइना सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन इस टाइम जो है इंडिया बहुत जल्दी क्रॉस कर रहा है। इंडिया अगर किसी मुश्किल में पड़ता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होगी, जबकि चाइना और पाकिस्तान के साथ कोई खासे ऐसे सिनेरियोज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पर अगर जंग होती है तो 3.5 अरब आबादी दुनिया की बिलक कर मरेगी और चाइना वाकई इसमें बहुत ज्यादा लूज करेगा। और अगर चाइना लूज करते है तो इसका मतलब हम लूज कर रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश की आवाम चीन के मुकाबले भारत को ताकतवर बता रही है, जबकि इस तरफ राहुल इंडियन आर्मी को ही पिटता हुआ दिखा रहे हैं, मोदी को ही कमजोर बता रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया भी मान रही है कि वो भारत ही है जो चीन के होश ठिकाने लगा सकता है। वो भारत ही है जो युद्ध के मैदान में चीन को चारों खाने चित्त कर सकता है। और वो मोदी ही हैं जिनकी लीडरशिप में गलवान और तवांग के बाद हिंदुस्तान ही चीन को उसकी हैसियत दिखा सकता है। जब लड़ाई होती है, जैसे आप देखते हैं कि कभी मोहल्ले में 2 गुंडा पार्टियों में लड़ाई होती है या 2 जवानों के ग्रुप में लड़ाई होती है, डंडे चलते हैं तो 4 के सर इधर फटते हैं, 6 के सर उधर फटते हैं। इस तरह चाइना को बहुत मार पड़ी है, नो डाउट। अरुणाचल प्रदेश के लोग प्राउड इंडियन हैं और इन्होंने चाइना के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट किया है और ये डट के खड़े हैं। और क्रिस ब्लैकबर्न, थैंक यू इंडिया, योर ब्रेव सर्विसमैन एंड वीमेन आर द फर्स्ट बुलवॉक टू प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कह रहे हैं कि दुनिया को चाइना से बचाने के लिए तुम आगे बढ़ो। और ये अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं चाइना के खिलाफ, चाइना कुछ भी करेगा। भारत को अच्छी तरह पता है कि सर पे आई तो लड़ेंगे, जाहिर है। मोदी को ना तो राहुल का अप्रूवल चाहिए न राहुल की ट्रोल आर्मी का। 14 और 19 में हिंदुस्तान की आवाम मोदी की लीडरशिप को अप्रूव कर चुकी है। ऐसे में मोदी विरोधी झुंड एंटी मोदी ट्विटर स्टॉर्म तो ला सकता है, लेकिन मोदी को लेकर पब्लिक के सेंटीमेंट को कमजोर नहीं कर सकता। राहुल को आज इसके लिए भी पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों की राय सुननी चाहिए। उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कि आपको नरेंद्र मोदी ज़्यादा पसंद है या शहबाज शरीफ पसंद है? मैं इधर चलकर पाकिस्तानी आवाम से पूछता हूँ। नुमान, आपके हाथ में मैंने 2 तस्वीरें दी हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये किन किन की हैं और आप इन्हें जानते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, एक शहबाज शरीफ, और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी। ये एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी। जी बिल्कुल जानते हैं इनको, एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। मुझे इनका नाम पता है और दे आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ देयर कंट्रीज। अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है दोनों में से कौन अपनी आवाम के साथ ज़्यादा, मतलब आपका फेवरेट कौन है और आपको क्या लगता है कौन लॉयल है अपनी आवाम के साथ? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? आपकी पर्सनल चॉइस में आपको ज़्यादा बेहतर कौन प्राइम मिनिस्टर लगता है? तो मुझे तो मोदी बेस्ट लगता है, क्योंकि वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहा है, उसके बाद वो अपने हर काम का, बेशक हम उसको गलत ही कहते हैं कि एक आइडियल के उसको देखते हैं कि अगर वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। देखिए, अपनी आवाम के बारे में जिसने सोचा है वो, मैं तो कहूँगा मोदी ने अपने आवाम के बारे में सोचा है। ठीक है, आवाम खुशहाल है। यहाँ वहाँ पे जैसे इलेक्शन होते हैं, अपोजिशन जो है वो मान लेती है, जैसे भी रिजल्ट हो मान लेके अपोजिशन में बैठते हैं। ठीक है, और मुल्क के लिए सोचते हैं। इतना पूरे भारत ने अपने टेन्योर में तरक्की नहीं की जितना नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में तरक्की की है भारत ने। जी जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जी, ये मोदी हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये जी जिनपिंग हैं,
जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर है। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको कौन से बेस्ट लीडर लग रहे हैं इन दोनों में से? अगर बेस्ट लीडर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से मोदी, एक उनका जो स्टेचर है वो काफ़ी बड़ा है इस मामले में कि वो ज़रा फ्रीडम स्पीच के ऊपर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और दूसरा जो पॉइंट मेरे जहन में आता है वो ये है कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी। मियाँ शहबाज साहब ठीक है, ये लाए गए हैं, और जो नरेंद्र मोदी हैं उनको इलेक्ट किया गया। और नरेंद्र मोदी जो है उसका विजन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इंडिया को लेके। ये तो हमारे मुल्क के लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन वो उनके हिसाब से अगर देखें तो वो बेस्ट है। वो क्यों है? उनमें ऐसी क्या खासियत है? मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने अपना जो मुल्क है उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। उन्होंने जिस लिहाज से, जिस अंदाज से अपने मुल्क को डिफेंड किया है, इंटरनेशनली बेहतरीन किया है। और जो इंडिया का वो तो क्या ही करेगा बंदा, मतलब कि अपने मुल्क को क्या आगे लेके जा सकता है, जो खुद एक मतलब कि चाय से जो उसका पहला काम था कि वो मतलब कि पहले चाय बेचता था। मोदी पर न हिंदुस्तान के लोगों को कोई डाउट है, न मोदी के एक्शन को लेकर दुश्मन देश को ही कोई डाउट है। हाँ, अगर किसी को कोई शक है तो हिंदुस्तान में बैठे मोदी विरोधी विपक्ष को। मोदी को गाली देकर ऐसे लोगों को 50 लाइक्स और 100 रिट्वीट्स मिल जाएंगे, लेकिन इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और वो हो भी रहा है। मोदी के लिए राहुल और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने जो टेक्स्ट इजाद किए हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अमेरिका जाकर सेम टू सेम वही टेक्स्ट रिपीट कर दिए। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बवाल हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खुल गया। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक ही दिन बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी ये दोनों मोदी जी के ऊपर बोलते हैं। ये कौन सा रिश्ता है भाई? और सवाल ये उठता है कि बिलावल भुट्टो तो एक फेल्ड स्टेट के मंत्री है। पाकिस्तान, जिसको आतंकवादी राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया ने करार किया है, ऐसे आतंकवादी राष्ट्र के, फेल्ड राष्ट्र के, और जिसका पूरा भट्टा बैठ गया है, जो दिवालिया है, ऐसे राष्ट्र के एक मंत्री इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन उसी समय उसी प्रकार की बात अगर हमारे प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी करे तो उनके लिए राष्ट्र बड़ा है या राजनीति बड़ी है, ये सवाल उठता है। उन्होंने तो आगे बढ़कर बिलावल भुट्टो की भर्त्सना करनी चाहिए थी, निंदा करनी चाहिए थी, उन्होंने उसकी नहीं की। और फिर सोनिया गांधी और बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर घूमती है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद हर जगह से एक ही आवाज आने लगती है कि मोदी को लेकर जो शब्द राहुल बोलते हैं दुश्मन देश का विदेश मंत्री, इसीलिए तो उन्हीं शब्दों को रिपीट करता है। लेकिन देश ने वो दौर भी देखा है जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर इसी पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तब नवाज शरीफ के खिलाफ बोलने वाले कोई और नहीं, हिंदुस्तान के आज के प्रधानमंत्री मोदी ही थे। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है, वयम पंचाधिकम शतम। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। ये फर्क है मोदी में और मोदी के विरोधियों में। विरोधी चीन पाकिस्तान के बहाने मोदी पर अटैक तो करते हैं, लेकिन जब देश के पीएम को देश को डिफेंड करने की बारी आती है, सरकार के साथ चलने की बारी आती है, तो सब सियासत में बिजी हो जाते हैं। टीम मोदी दो फ्रंट पर काम कर रही है।
एक तरफ राहुल गांधी जैसे विरोधियों को कारपेट बॉम्बिंग के जरिए जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस टीम का पूरा फोकस 2023 में होने वाले 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के महासमर पर है। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए अपनी आर्मी को रेडी कर दिया है। 20 दिसंबर को एनडीए के राज्यसभा और लोकसभा के करीब 440 सांसद अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सांसदों के साथ पहुंचेंगे। एक बड़ी प्लानिंग के तहत इन सांसदों को गुजरात बुलाया जा रहा है। वो प्लानिंग क्या है, वो रणनीति क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। जहां बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट फेल हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो समझ नहीं पाए, खुद बीजेपी के अंदर खाने भी इस बात का तो भरोसा था कि गुजरात जीत जाएंगे, लेकिन 156 सीट पा जाएंगे, इस बात का तो यकीनन नहीं था। लेकिन बीजेपी में एक शख्स था जिसे अपनी कैलकुलेशन, अपने मैनेजमेंट, अपनी टीम और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा भरोसा था। जीत तो होगी ही और जीत छप्पर फाड़ कर होगी। जोरदार रिकॉर्ड जीत के लिए। ये वही सीआर पाटिल हैं, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष। ये तस्वीरें याद होंगी आपको, जब गुजरात की जीत पर बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत समारोह था। यहाँ नरेंद्र मोदी का स्वागत तो हुआ, लेकिन उससे पहले सीआर पाटिल का भी स्वागत हुआ। मोदी साहब ने क्या ना कि आपका एक वोट की जो ताकत है, उस ताकत के आधार पर सरकार बनती है, उसके आधार पे नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, नए काम होते हैं, नया एयरपोर्ट बनता है, नई हॉस्पिटल आती है, हर चीज ये एक वोट के ताकत पर आती है। ये बात वो बहुत अच्छी तरह लोगों को समझा भी सकते हैं और लोग समझ भी लेते हैं। गुजरात का चुनाव 90-10 का, यानी जैसे यूपी में योगी ने नारा दिया था 80-20, क्या गुजरात का चुनाव 90-10 का चुनाव है? मैंने कोई नारा नहीं दिया, ना हमारे कोई नेता ने दिया। वो दे देंगे, हम उसको पूरा करेंगे। योगी जी का नारा था 80-20, यानी 80% वोट एक तरफ, 20% वोट दूसरी तरफ। हम तो 100% की बात करते हैं। सीआर पाटिल ने क्या किया, उनके काम और उनकी शख्सियत के वजन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी भाषण देने आए तो 11 बार सीआर पाटिल के नाम और काम का जिक्र किया। अब आप सोच रहे होंगे कि गुजरात चुनाव तो हो गया, फिर सीआर पाटिल का जिक्र क्यों? दरअसल बीजेपी अब गुजरात से आगे की सोच रही है, इसीलिए सीआर पाटिल की बात हो रही है। एंटी मोदी मोर्चा यहीं पर मात खा जाता है। बीजेपी की नीति और रणनीति में वो बहुत पीछे रह जाता है। सीआर पाटिल बीजेपी के लिए गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष भर नहीं हैं, 156 सीट दिलाने वाले गुजरात मॉडल के डायरेक्टर भी हैं। और बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि जिस तरह से 156 ने अचीव किया, वही हौसला, वही जज्बा, वैसी ही तैयारी 2023 में 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव तक नजर आए। और इसके लिए गुजरात का बूस्टर डोज बेहद जरूरी है। इसीलिए बीजेपी ने गुजरात में एक कार्यक्रम रखा। ये कार्यक्रम जिमखाना क्लब में रखा गया है। 30 दिसंबर को सीआर पाटिल ने एनडीए के 440 सांसदों को डिनर पर इनवाइट किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये सीआर पाटिल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बीजेपी की सेंट्रल कमांड द्वारा सीआर पाटिल के जरिए इन सांसदों को न्योता दिया गया है। इस कार्यक्रम का कारण आपको बता दें कि एक जो लार्जर प्लान है पार्टी का, उसके तहत इन सबको यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि पार्टी अब गुजरात के आगे की रणनीति तैयार करना चाहती है, जिसके तहत 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करना है। यहाँ आपको बता दें कि सीआर पाटिल के गुजरात मॉडल ने जिस तरह से एक एक कार्यकर्ता में जोश भर दिया, एक एक बूथ को मजबूत कर दिया, बीजेपी चाहती है कि जितने भी सांसद हैं वो इस मॉडल से सीखें और अपने क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं को इस तरह मजबूत करें
और बूथ मैनेजमेंट का जो ये पार्ट है इसको भी सीखें और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। इस पूरी कवायद का जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही है कि इस मीटिंग के ज़रिए, इस डिनर पार्टी के ज़रिए बीजेपी के तमाम जो कैडर हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव संदेश जाए। एक एक कार्यकर्ता और एक एक स्वयंसेवक की ताकत की बदौलत ही गुजरात में बीजेपी ने कमाल किया और सीआर पाटिल इसके माध्यम बने। बीजेपी के लिए एक कार्यकर्ता, एक स्वयंसेवक की अहमियत क्या है और आने वाले दिनों में वो क्या क्या कर सकता है, उसकी शक्ति बीजेपी जानती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जब प्रमुख स्वामी जी के निमंत्रण पर गुजरात आए तो स्वयंसेवक की परिभाषा समझाई। आज प्रमुख स्वामी जी की इस शताब्दी का समारोह हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा का कारण बनेगा, एक जिज्ञासा जगेगी। आज के युग में भी, और आप प्रमुख स्वामी जी के डिटेल में जाइए, कोई बड़े बड़े तकलीफ हो ऐसे कोई उपदेश नहीं दिए उन्होंने, सरल बातें की, सहज जीवन की उपयोगी बातें बताई और इतने बड़े समूह को जोड़ा। मुझे बताया गया 80,000 वॉलेंटियर्स हैं। अभी हम आ रहे थे तो प्रमुख स्वामी जी, हमारे ब्रह्मविहारी जी मुझे बता रहे थे कि ये सारे स्वयंसेवक हैं और वो प्रधानमंत्री जी को गीट कर रहे हैं। मैंने कहा आप भी तो कमाल आदमी हो यार, भूल गए क्या? मैंने कहा वो स्वयंसेवक है, मैं भी स्वयंसेवक हूँ, हम दोनों एक दूसरे को हाथ कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप 80,000 में एक और जोड़ दीजिए। अब बीजेपी की रणनीति यही है कि कार्यकर्ताओं की बदौलत सीआर पाटिल ने जिस गुजरात मॉडल को तैयार किया, अब आगे के लिए यही मॉडल सांसदों को समझाना है, एनडीए के लोगों को समझाना है। 2020 में सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन 2 साल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? सीआर पाटिल ने गुजरात में कार्यकर्ताओं के बेस को स्ट्रांग करना शुरू किया, पन्ना प्रमुख के कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत किया, एक एक बूथ का मैनेजमेंट तैयार किया, बीजेपी के पक्ष में 50% से ज्यादा भी वोटिंग का एक मैकेनिज्म तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात में करीब 1 करोड़ 18 लाख मेंबर्स हैं, प्राइमरी मेंबर्स हैं। प्राइमरी मेंबर्स में होता है कि मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, उसकी वाइफ, या ना घर के जितने मेंबर हैं वो प्राइमरी मेंबर बन सकते हैं। और हमारे पास पेज कमेटी है। पेज कमेटी में हम एक घर में से एक ही व्यक्ति को बनाते हैं, तो हमारे पास करीब 82 लाख या ना 80 लाख से ज़्यादा हमारे पेज कमेटी के मेंबर हैं। ये वोटर्स खुद तो वोटर्स ही है, मगर साथ में ये वोटर्स को घर तक निकाल कर बूथ तक ले जाना, उनके साथ जो संपर्क करना, उन्होंने वोटिंग किया या नहीं किया उसको हैमरिंग करना, बार बार याद दिलाना, ये जो सिस्टम, ये जो ताकत, नरेंद्र मोदी साहब जहाँ पर संगठन मंत्री थे, बाद में मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने ये जो सिस्टम बना के रखी है वो सिस्टम चल रही है। अब आप सोचिए इस बार बीजेपी को 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में। कहाँ एक तरफ लोग बीजेपी के वोट घटने की बात कर रहे थे, वहीं सीआर पाटिल के पेज कमेटी के एक्सपेरिमेंट ने सारी तस्वीर बदल दी। इस प्रकार से बूथ मैनेजमेंट हुआ कि 4% से ज़्यादा वोट शेयर बढ़ गया बीजेपी का और सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब जब 20 तारीख को सांसद डिनर पर मिलेंगे तो उन्हें ये भी बताया जाएगा कि कैसे आपको अपने क्षेत्रों में, अपने बूथों में 50% से ज़्यादा वोट पक्के करने हैं और इसी बूस्टर डोज की बदौलत आगे की रणनीति जो है वो उन्हें समझाई जाएगी। बीजेपी का कोई भी प्लान अचानक नहीं होता, पूरी प्लानिंग होती है। 440 सांसद सिर्फ डिनर के कार्यक्रम में गुजरात नहीं आ रहे हैं। यहाँ से मैसेज 440 सांसदों के वोटर्स को भी जाएगा कि कैसे प्रदेश अध्यक्ष ने गुजरात मॉडल को इम्प्लीमेंट किया। सीआर पाटिल ने वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए 1 डे 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया। सीआर पाटिल खुद एक जिले में पूरा दिन बिताते थे। जितनी भी पन्ना समिति के कार्यकर्ता थे उनसे वो बातें करते थे, कैसे वोट करना है, कैसे वोटर्स को बूथ तक लाना है, क्या क्या इंश्योर करना है, ये बातें समझाते थे। और बाद में उन्होंने जिला समितियों को भी यही निर्देश दिया।
गुजरात चुनाव में बीजेपी कैडर ने इसी फार्मूले पर काम किया, परिणाम 4% बढ़कर 53% हो गया। पन्ना प्रमुख तो पेज के ऊपर एक ही होता है, मगर हम लोग पन्ना कमेटी बनाते हैं, पेज कमेटी। एक पेज के ऊपर 30 वोटर्स होते हैं। एवरेज अगर एक घर में 3 वोट है तो 9-10 घर होते हैं। हम वो 9-10 घर में से कम से कम 5 घरों में से सिर्फ एक व्यक्ति को पेज कमेटी का मेंबर बनाते हैं और उसमें से एक व्यक्ति को हम पेज कमेटी का प्रमुख बनाते हैं। तो हमारी कमेटी तैयार हो गई 5 लोगों की, उसमें से एक पेज प्रमुख हो गया। उसके घर के जो 15 वोट है वही वो डालने की अगर वो कोशिश करेगा सफलतापूर्वक, तो हमें जितने वोट चाहिए जो रिकॉर्ड करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं, हमारे अमित भाई शाह साहब ने भी कल से कहा है कि हम रिकॉर्ड करेंगे। गुजरात मॉडल का रिजल्ट 100% निकल कर आया है। सामने 2023 में 10 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हैं, जहां गुजरात मॉडल का प्रयोग करना है। इसीलिए सांसदों के सामने गुजरात मॉडल की नजीर रखी जा रही है। 156 का टारगेट यूं ही नहीं अचीव हुआ, एक सीट के कैलकुलेशन को समझा गया। गुजरात में बीजेपी ने 7 सीटें चिन्हित की, जहां वो कभी नहीं जीती थी। इन सीटों पर डेडिकेटेड लोगों की टीम रखी गई, जो 1 साल तक रोज काम करती। बीजेपी के वोट कैसे बढ़ाने हैं, कैसे माहौल तैयार करना है। करीब 40 सीट ऐसी थी जो फंसी हुई थी। यहाँ पर ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया गया। नतीजा ये हुआ कि जो 7 सीट नहीं जीती थी वो भी बीजेपी जीती और 40 सीट जो फंसी थी उसे भी बीजेपी ने जीत लिया। बूथ मैनेजमेंट और कैलकुलेशन का जबरदस्त एग्जाम्पल गुजरात में सामने आया। CR पाटिल ने खास तौर पर उन सीटों पर ध्यान दिया जहां स्ट्रेटजी और बूथ मैनेजमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट की गारंटी थी। पिछले चुनाव में 27 आदिवासी सीट में से बीजेपी को सिर्फ 9 मिली थी, इस बार 27 में से 23 मिली। ये हुआ कैसे? मोदी का चेहरा अहम था, लेकिन चुनौती उसे लोगों के मन में बिठाने की थी। जब इलेक्शन से पहले सितंबर में एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसके दूसरे दिन 300 लोगों की टीम बनाई गई। उन 300 टीम को आदिवासी सीट पर ग्राउंड वर्क के लिए भेज दिया गया। 2 महीने पहले इनका काम था कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना और जनसंपर्क बनाना। 300 डेडिकेटेड टीम काम पर लग गई। परिणाम 27 में से 23 आया। अब जब एनडीए के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद यहां आएंगे तो ये बातें उन्हें बताई जाएंगी। गुजरात बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर की भी स्किल से गुजरात मॉडल की बुनियाद मजबूत हुई। केंद्रीय नेतृत्व के जो भी निर्देश थे उन्हें बूथ स्तर तक लागू करने की जिम्मेदारी रत्नाकर पर थी। रत्नाकर को गुजरात चुनाव के लिए भेजा गया था। इनकी नियुक्ति 2021 अगस्त में हुई थी। इसके पहले काशी और गोरखपुर में क्षेत्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को मनाना भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन गुजरात में रत्नाकर ने इसे बखूबी निभाया। रत्नाकर ने प्रदेश में दौरे शुरू किए। साल भर के भीतर उन्होंने राज्य में 5 बार प्रवास किया। बूथ, मंडल और जिले के कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क साधा। साथ ही युवा विस्तारकों की टोली को हर विधानसभा में लगाया और देश भर के बेहतरीन कार्यकर्ताओं को 3 महीने पहले से ही प्रवासी के रूप में बूथ को दुरुस्त करने के काम में लगा दिया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं पर नजर रखना, उनको काम के लिए प्रेरित करना, उनका उत्साह बढ़ाना, ये सब काम आसान नहीं होता, लेकिन ये जिम्मेदारी रत्नाकर ने बखूबी निभाई। मोदी ब्रिगेड में CR पाटिल और रत्नाकर जैसे सुरमाओं की लंबी फेहरिस्त है और जब 440 सांसद गुजरात आएंगे तो उनके लिए गुजरात मॉडल प्रेरणा का काम करेगा, क्योंकि आगे 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और 2024 का महासमर है। 10 राज्यों में अगर कमल खिलाना है तो तैयारी गुजरात मॉडल के हिसाब से ही करनी होगी। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि सांसद, विधायक, कार्यकर्ता से लेकर सबके भीतर हार नहीं मानने और जीत के जज्बे को भर दिया जाए। इसके लिए गुजरात मॉडल का एग्जाम्पल सबसे सेट एग्जाम्पल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।